बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने हाल ही में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को खत्म करने के लिए एक निजी विधेयक लोकसभा में पेश किया है। हरनाथ सिंह का कहना है कि इस अधिनियम में असमानता फैली हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी आड़ में बड़े स्तर पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। भारत में सशस्त्र बल और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक देश में वक्फ बोर्ड के पास फिलहाल 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो कुल मिलाकर 8 लाख एकड़ से ज्यादा हैं। 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया था, जिसके बाद वक्फ का केंद्रीकरण हुआ। अधिनियम के तहत सरकार ने 1964 में एक केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की थी। यह कानून तब से ही चर्चाओं में है। हालांकि इस अधिनियम को मंजूरी 1955 में ही मिल गई थी। तो चलिए आज हम इस स्टोरी में आपको बताते हैं कि क्या है वक्फ बोर्ड का इतिहास। भारत में वक्फ बोर्ड देश के तीसरे सबसे बड़े जमींदार के रूप में उभर कर सामने आया है। वक्फ की बात करें तो वो इस्लामिक कानून में एक प्रकार का इस्लामिक धर्मार्थ बंदोबस्त है, जहां एक संपत्ति का स्वामी अल्लाह को बना दिया जाता है और संपत्ति को स्थायी रूप से धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित किया जाता है। आसान भाषा में अगर समझें तो जब कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति दान कर देता है तो उसकी देखरेख का जिम्मा वक्फ बोर्ड के पास ही होता है। वक्फ बोर्ड के पास दान की गई किसी संपत्ति पर कब्जा करने या वो संपत्ति किसी और को देने का अधिकार होता है। इस बोर्ड का काम देखने वालों को मुतावली कहा जाता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड उन संपत्तियों की रक्षा करता है और यह निश्चित करता है कि उसके पास जो संपत्तियां हैं उनसे जो आय हो रही है उनका क्या इस्तेमाल किया जा रहा है या उसका उपयोग क्या किया जाना है। इस संपत्ति को गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना, मस्जिद या अन्य धार्मिक स्थान को बनाए रखना, शिक्षा की व्यवस्था करना और अन्य धर्म के कार्यों के लिए पैसे देने संबंधी चीजें शामिल हैं। वहीं किसी संपत्ति को लंबे समय से धर्म के कार्य के लिए इस्तेमाल में किया जा रहा हो तो वो भी वक्फ बोर्ड के पास जाती है। इसमें यह नियम भी शामिल है कि यदि किसी संपत्ति को एक बार वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है तो फिर उसे वापस नहीं लिया जा सकता। विश्व में वक्फ की शुरुआत इस्लामिक काल से मानी जाती है, जिसे पैगंबर मोहम्मद ने स्थापित किया था। इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान इस्लामी बच्चों को छात्रवृत्ति और शिक्षा के विकास में वक्फ संस्थानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दुनिया की कई पुरानी यूनिवर्सिटीज जैसे मिस्र में अल अजहर और मोरक्को में अल क्वारोइन को वक्फ के संस्थानों के रूप में स्थापित किया गया था। वहीं भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत की शुरुआत के समय मानी जाती है। बताया जाता है कि सुल्तान मुइजुद्दीन सैम घोर ने मुल्तान की जामा मस्जिद को 2 गांव वक्फ बोर्ड को दिए थे। हालांकि ब्रिटिश राज के दौरान वक्फ को अमान्य घोषित कर दिया गया था। ब्रिटिश राज के 4 न्यायाधीशों ने वक्फ को सबसे खराब प्रकार की शाश्वतता यानी अमर होने की अवस्था बताया था। हालांकि न्यायाधीशों के इस फैसले को स्वीकार नहीं किया गया था और मुस्लिम वक्फ मान्यकरण अधिनियम 1913 ने संस्था को खत्म होने से बचाया था। बाद में 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम पारित किया गया था, जिसके बाद वक्फ का केंद्रीकरण किया गया था। वहीं इस अधिनियम के तहत सरकार द्वारा 1964 में एक केंद्रीय वक्फ केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1995 में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्डों के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। हालांकि अब बिहार जैसे कुछ राज्यों में शिया और सुन्नी के लिए अलग-अलग वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई है। सांसद हरनाथ यादव ने बताया कि वक्फ बोर्ड की ताकत यह है कि इस बोर्ड के मेंबर, सर्वेयर या कार्याधिकारी किसी भी संपत्ति को बोल देंगे कि यह संपत्ति उनकी है तो बोर्ड को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि उसकी वो संपत्ति है या नहीं, बल्कि जिस शख्स के पास वो मौजूद है वो सिद्ध करे कि यह संपत्ति उसकी है। उन्होंने कहा कि यह सब होगा उस आदमी के आदेश पर जिस सर्वेयर या अधिकारी ने या कार्याधिकारी ने यह आदेश दिया है। इस एक्ट में यह भी प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड के इस फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय। इसके अलावा 2022 सितंबर में
आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान को भी वक्फ फंड की हेराफेरी और बोर्ड में अनियमितता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस साल फरवरी में केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को भी जब्त किया गया था। हरनाथ सिंह ने यह दावा किया है कि उनके पास ऐसे कई केस आए हैं जिसमें वक्फ ने लोगों की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। 2 घटनाओं का जिक्र भी उन्होंने किया। उनके मुताबिक तमिलनाडु प्रदेश के त्रिची जिले के गांव में 1,500 आबादी है, उसमें कुल 7 से 8 घर ही मुस्लिमों के हैं और पड़ोस में ही एक शंकर जी का मंदिर है जो 1,500 साल पुराना है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ने उस गांव की पूरी संपत्ति पर अपना दावा ठोक दिया है और सबको खाली करने का नोटिस कलेक्टर के यहां से आ गया है। कागजात से भी संपत्ति खारिज हो गई है। इसमें गांव की अधिकतर आबादी गरीब है। बाद में जब लोग थक हार गए तो उन्हें एक ऑप्शन देते हुए मुस्लिम धर्म स्वीकार करने का सुझाव दिया गया कि अगर वो ऐसा कर लेंगे तब उनकी जमीन बच जाएगी। दूसरा उदाहरण देते हुए सांसद हरनाथ सिंह ने कहा कि ऐसा ही एक वाकया महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का भी है, जहां एक बस्ती में करीब 250 अनुसूचित वर्ग के लोग हैं। उनके पास एक नोटिस आया कि वो जहां रह रहे हैं वो वक्फ बोर्ड की है। वो दर भटके तो उनको भी इस्लाम धर्म अपनाने का ऑफर किया गया। उन्होंने कहा कि ये विषय जमीन हड़पने के साथ साथ बड़े स्केल पर धर्मांतरण का भी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी भी जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना कब्जा घोषित कर सकता है? तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। वक्फ एक्ट 1995 की धारा 40 के मुताबिक यदि वक्फ के सामने ऐसा कोई कारण होता है कि संबंधित संपत्ति पर उनका हक है तो बोर्ड द्वारा उस संपत्ति पर कब्जा जमाने वाले को नोटिस भेज दिया जाता है। वहीं एक्ट की धारा 3 के मुताबिक उसी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित किया जा सकता है जो मुस्लिम लॉ की ओर से मान्यता प्राप्त किसी धार्मिक या चैरिटेबल कार्य के लिए दान दी जाती है।